क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 3 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और हमारे जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जैसे कि यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के वो कौन कौन से हैं। देखिए, पहला तो जो है सिख धर्म से जो है गुरु तेग बहादुर जो कि 9th गुरु थे, उनका 400th जयंती है, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी है। उनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं और भी फैक्ट देखेंगे। और आपका रेमडेसिविर जो है उसको शेड्यूल्ड ड्रग लिस्ट में लाने की बात करी जा रही है। एक कोर्ट में ये बात रखी गई है पीआईएल के जरिए। अगला है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज़ रूल 2011। ठीक, लीगल मेट्रोलॉजी। अब देखो, ये जो है मेट्रोलॉजी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ जिसका मेजरमेंट करना हो, ठीक, चाहे टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो, लेंथ मेजरमेंट करना हो, कुछ भी चीज़, उसका जो मेजरमेंट हो रहा है, जो उसके उपकरण होंगे वो इसके अंतर्गत आते हैं, रूल्स के अंतर्गत। और ये हम ऑलरेडी कर चुके थे, अब ये संपन्न हो गया है। आप लोगों को याद होगा कोडेक्स एलिमेंटेरियस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि स्पाइसेस से संबंधित एक कमेटी है, स्पाइसेस और कलनरी, जो मतलब खाना वाना बनाने से संबंधित हर्ब्स जो होती हैं, कलनरी हर्ब्स, तो उनके लिए जो है अभी स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं। वहीं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है 4 और स्पाइसेस के लिए अब हो गए हैं फाइनली, तो उसको देख लेंगे, रिवाइज हो जाएगा हमारा। क्यों वो इम्पोर्टेंट क्यों, मैंने आप लोग बताया था कि वहाँ पे, चलिए भी बताऊँगा पूरा विस्तार से। आज जो है बहुत ही मज़ेदार 3 मई को कौन सा दिन होता है, या फिर 3 मई नहीं मानो इसको, मानो आप कि जो मई महीने का पहला संडे जो होता है वो होता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। और इस कोविड के टाइम पे हमें वाकई में हंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हंसी की जगह में अगर मैं एक्यूरेट वर्ड यूज़ करूँ तो मुस्कुराहट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खूब स्माइल करिए, इससे काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। चाहे आप हंस रो भी रहे हो ना बहुत ज़्यादा, अगर आपके अंदर ये है कि आप जो है खुश होइए किसी तरीके से, और आपको अगर कोई हंसा सके तो उससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक रिमाइंडर है कि यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2000 का कंप्लीट पेड ग्रुप भी हमारा चल रहा है और टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप भी चल रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन 2 नंबर्स पे कॉल करिए, 8564880530, 9696066089 पर। ठीक। अगला जो हमारा पहला टॉपिक आज का क्या है कि गुरु तेग बहादुर जी की जो है 400वीं जो है जयंती है। ये आपके जो है 9th गुरु थे, नवे सिख गुरु थे। और इन्होंने जो है श्री अखंड पथ का उद्घाटन किया गया अभी, मतलब इनकी बर्थ एनिवर्सरी में किया गया। कहाँ पर किया गया? गुरुद्वारा गुरु के महल बर्थ प्लेस पे, जो कि इनका बर्थ प्लेस है 9th सिख गुरु का। ठीक। और ये इसको जो है प्रकाश पर्व भी बोलते हैं। प्रकाश पर्व इनका बर्थ का मतलब जयंती है। और उसके बाद जो है इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि जो गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब दीवान हॉल जो है, जो गोल्डन टेम्पल है ना अमृतसर में अपना, जो उसको कहते हैं स्वर्ण मंदिर, उसके बगल में जो है एक ये जुड़ा हुआ है हॉल। वहाँ पे रिलीजियस इवेंट हुए इनकी याद में। ठीक। देखिए, 10 गुरु हुए हैं और पहले कौन से थे इनके जो है आप बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इसको। गुरु नानक देव जी पहले थे, फिर उसके बाद गुरु अंगद जी आए, फिर उसके बाद गुरु अमरदास जी आए, फिर गुरु रामदास साहिब जी आए। ठीक है। फिर उसके बाद गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोविंद साहिब जी, और गुरु हर हर राय साहिब जी। ठीक है। और उसके बाद जो है गुरु हर कृष्ण साहिब जी। उसके बाद जिनकी हम बात कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी, और उसके बाद जो है साहिब जी, और उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह जी। और इन्होंने आखिरी में फिर कह दिया कि मेरे बाद जो है आदि ग्रंथ जो है वही होगा अगला गुरु, मतलब अब गुरु कोई और नहीं होगा। 10वें गुरु भी ये थे। इसके बाद इन्होंने कहा कि अब इसको हम आदि ग्रंथ ही, अब जो हमारा ग्रंथ है तो वो हमारा आगे गुरु होगा। और इन्होंने ही जो है खालसा को बनाया था। ठीक, खालसा को बनाया था। ये चीज़ है। आगे देखिए, गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1661 1621 से 11 नवंबर 1775 तक इनका रहा। 10 गुरु में 9th थे। और जो है ये 1665 से लेके 1675 तक सिख धर्म की स्थापना के लिए तथा सिख के गुरु के रूप में सेवा की। ठीक, मतलब 10 साल रहे गुरु के रूप में। इनका जन्म 1721 में अमृतसर पंजाब, समझ ही रहे हो। और ये जो गुरु हरगोविंद साहिब जी जो थे छठे, जो गुरु गोविंद साहिब जी थे, कौन से नंबर पे थे ये? गुरु गोविंद हरगोविंद सिंह साहिब है ना, हरगोविंद सिंह साहिब
तो देखिए 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे थे। और इनके जो छठे बेटे थे श्री हरि गोबिंद साहिब जी के, वो कौन थे? ये आपके गुरु तेग बहादुर जी थे। समझ में आएगी बात। और ये चीज़ जो है 1621 में इनका जन्म हुआ अमृतसर में ही। ठीक। और ये काफ़ी मतलब प्रिंसिपल सिद्धांतवादी थे, निडर टाइप के थे, स्पिरिचुअल स्कॉलर भी थे और पोएट भी थे काफ़ी। इनकी जो है 115 हिम तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो सिखिज़म का मेन जो टेक्स्ट है, वो इन मतलब इसमें 115 हिम इनकी जोड़ी गई हैं गुरु तेग बहादुर जी की। अच्छा, ये हुआ क्या था, ये कहानी है इनके पीछे। इनको जो है इनकी जो एग्जीक्यूट किया गया, औरंगजेब ने इनको एग्जीक्यूट कराया था। तो उसमें एग्जीक्यूट का मतलब इनको मार दिया था, मरवाया था। तो उसके पीछे क्या था कि ये कहा जाता है गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के जो लड़का था उसके साथ में मिलके औरंगजेब को ही निपटाने का सोच रहे थे। तो ये चीज़ औरंगजेब को पता चल गई। तो उन्होंने जो है गुरु तेग बहादुर जी को छल से इनको मरवा दिया था। ठीक। और मुग़ल एम्पायर जो था, ये अब औरंगजेब छठे नंबर का मुग़ल एम्पायर था दिल्ली में। और इनका देखिए जो जहाँ पे इनको जो है वो किया गया था एग्जीक्यूट गुरु तेग बहादुर जी को, वो है गुरुद्वारा शीशगंज जी और शीशगंज साहिब। और गुरु तेग बहादुर जी का जहाँ क्रिमेशन हुआ था, मतलब दाह संस्कार जहाँ पे हुआ था, वो है जगह गुरुद्वारा रकबगंज साहिब, ये दिल्ली में है दोनों। ठीक। और इनकी जो है मृत्यु, जो शहीद हुआ इसको जो है हम शहीदी दिवस से ही मानते हैं, 24 नवंबर को होता है ये। सिख अच्छा, एक चीज़ है सिखिज़म के जाने से पहले आप लोग बता दूं कि ये लोग सेवा में बहुत जो विश्वास करते हैं। ठीक। और 5 के जो है वो करते हैं, इसमें कंघा होता है, कड़ा होता है, कच्छा भी होता है, इसमें कच्छा समझ रहे हो ना। और उसके बाद जो है कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपान होता है। ठीक। और एक और चीज़ होती है, बताइए कौन सी रह गई है? ठीक है। और एक चीज़ सेवा जो मैंने आपको बताया, अभी कोविड के टाइम पे देखो कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। इन लोगों ने भाई साहब, इसमें इन लोग के कोई मतलब कोई, मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा काम करते हैं। एक तो खाना लोग को पिला रहे हैं, खिला रहे हैं। ठीक है। और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर भी बांट रहे हैं। तो ये जो सेवा वाला इनके अंतर्गत वो है। और बहुत ज़्यादा पुरानी, सिर्फ 500 साल पुराना है सिखिज़म। ठीक। भारत ही में जन्मे हैं कई सारे, कौन कौन से रिलीजन भारत में जन्मे हैं? सिखिज़म हो गया, हिंदुज़म हो गया। ठीक। आपका जो है जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सारे तो हैं ना। वो लुम्बिनी आप मान सकते हो, नेपाल में है थोड़ा सा। लेकिन मतलब इंडिया में काफ़ी वो है, रिलीजन, कई सारे धर्म यहाँ से उगे हैं। तो सिखिज़म जो है मोनोथिस्टिक, मतलब एक ईश्वरवादी है कि हर भगवान एक है। अलग अलग नाम से जाना जाता है वो बात अलग है, लेकिन है भगवान एक। और शांतिवादी धर्म है। ठीक। और पंजाब में ओरिजिनेट हुआ। और ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 15वीं सदी में सिखिज़म जो है एक यंगेस्ट आप रिलीजन मान सकते हो, जो मेजर रिलीजन है दुनिया में। 3 करोड़ की आबादी करीबन। और फिफ्थ लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज संगठित ये धर्म है। सिख गुरु जो थे गुरु नानक जी, इन्होंने, ये पहले गुरु थे। इन्होंने, इनके बाद जो 9 और आए तो 10 हो गए। और आखिरी जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने कहा कि अब जो हमारा सिख का जो स्क्रिप्चर है, ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, वही अब हमारा आगे सक्सेसर होगा। तो काफ़ी अच्छा है सिखिज़म। सिख लोगों से कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को हमें मिल सकती हैं। और जो है सेवा वाला जो है ये, और इस समय गरीब लोगों को खाना खिलाना, ये सब करना बहुत ही, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसूचित दवाओं में की सूची में जो है रेमडेसिविर। अब देखो रेमडेसिविर क्या है, इसकी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी। उसके घर में कोई जो है बीमार था, तो और ज़्यादा इल बीमार होने पर जो है रेमडेसिविर का इंजेक्शन देना पड़ता है। उसका नाम अजीब सा भी बताऊंगा। तो एक इंजेक्शन की कीमत उसने इतनी दी, 30,000 रुपये। कहता कि भैया जितनी बेड में, जितना जो है हॉस्पिटल में खर्चा नहीं हुआ, उससे ज़्यादा खर्चा जो है ये 6 रेमडेसिविर खरीदने में हो गया। तो और ये सब ब्लैक में उसने खरीदा, मजबूरी में खरीदना पड़ा। तो इसी से मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझो कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि अनुसूचित दवाओं में इसको जो है रखा जाए। ये नागपुर की जो बेंच है, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो नागपुर बेंच है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी बेंच कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक। तो वहाँ पे जो है ये इन्होंने PIL एक सुओ मोटो, मतलब खुद से जो है नागपुर बेंच इसका वो देख रही थी कोविड के टाइम पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने खुद कहा कि भैया रेमडेसिविर को जो है शेड्यूल ड्रग में लाओ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने गुजारिश की है ताकि उसके प्राइस जो है वो रेगुलेट हो सकें। आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा हो गए। ठीक। बल्कि गवर्नमेंट ने प्राइस लिस्ट निकाली थी कि इतने 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 होंगे, लेकिन शेड्यूल ड्रग में नहीं होगा। शेड्यूल लिस्ट ड्रग लिस्ट में आ जाएगा
ठीक। तो उससे क्या होगा कि लोगों को पनिशमेंट का भी एक वो रहेगा, तो और उसकी वजह से जो है ज़्यादा वो रहता है, लोगों के मन में डर भी रहता है और ज़्यादा से अच्छे जो है रेगुलेट भी हो पाते हैं प्राइस। तो एक प्रमुख बिंदु उसमें यही सुमोटो जो है ये काम कर रहे थे। जो नागपुर वाला जो बेंच है, खुद से मतलब उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चालू करी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है? ठीक। BN भगवती, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में थे, इन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने इसको चालू करवाया। और ये एक तरीके से आज के तारीख में जो है जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज़म हो गया, जुडिशियल ओवररीच हो गया, उसका जो ये सब चीज़ें हुई, ओवररीच होना, ये सारी चीज़ें, ये PIL के आने बाद से ज़्यादा हो गया। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने ये देख रहा था कि जो रेमडेसिविर की ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लगता है, इसका नाम है तोसिलिजुमैब। बहुत अच्छे नाम रखते हैं लोग इंजेक्शन। मतलब अगर बीमार अगर खुद अगर इंजेक्शन नाम मांगने चला जाए, इंजेक्शन दवाई दुकान पे, तो हो सकता है नाम लेते लेते ही वो मर जाए। तो ये वाली चीज़ें, शॉर्टेज जब ऑक्सीजन की हुई और सब इन सब पे मतलब देख रहा था नागपुर वाला बेंच। तो उन्होंने फिर कुछ बातें कही हैं, कुछ उपाय सुझाए हैं, वो वाली बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर को आप शेड्यूल ड्रग में डालिए और इसका प्राइसिंग जो है काफ़ी आप कम हो सकता है अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इसको डालते हो। उसके कई सारे प्रावधान दे रखे हैं और इसमें कहा भी गया है कि जो केंद्र सरकार है वो इसमें जो है जोड़ सकती है शेड्यूल ड्रग में। तो आप रेमडेसिविर को डालिए। अभी तक आपने कोई किया भी नहीं, ये भी एक फैक्ट है। और इसमें टिल नाउ नॉट ए सिंगल ड्रग हैज़ बीन एडेड। तो ये कह रहा हूँ, फिर आप जब एक बार इसको कर दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप रेट वेट फिक्स कर सकते हो और बेहतर तरीके से इसको जो है आप लागू करा पाओगे। कैसे फ़ायदेमंद होगा? ये पद्धत जो अधिकारों के अंतर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, सीधी सी बात है। और इसके बाद इससे जो है कई लोग जो है पैसे वसूल रहे हैं बहुत उल्टे सीधे, कालाबाजारी हो रही है, ये सब रुक सकेगी। कोविड के टाइम पे गरीब से गरीब लोग को भी जान बच सकेगी। और प्राइस को फिक्स कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जी सॉरी नागपुर बेंच ने केंद्र से कहा है कि ये आपकी मूल जो है मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। DCA क्या होता है? ड्रग कंट्रोल एक्ट जो है, ये इसमें यही है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है एसेंशियल कम्युनिटी, ये एसेंशियल ड्रग्स में ला सकता है किसी ड्रग को, ताकि उसके रेट वेट फिक्स कर सके अच्छे से। इसके रूल्स आए 1945 में। अब देखिए, एक तो होता है लॉ जो बनाता है पार्लियामेंट, संसद बनाता है, ठीक उसी तरीके से स्टेट में विधानसभाएं बनाती हैं। तो जो लॉ के बाद वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक, एक स्केलेटन बना दिया, मतलब एक कंकाल, उस पर जो है और क्या क्या चीज़ें हो सकता है उस लॉ के अंदर ही रहते हुए रूल्स बनते हैं। जब भी रूल्स बने तो इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक, या फिर बोलते हैं सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये पूछ चुका है UPSC क्वेश्चन। ठीक, अधीनस्थ जो है ये कानून है। और ये जो रूल होते हैं ये एक्चुअली क्या है, कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव जो होता है वो उनको बनाता है। लेकिन ये किसके दायरे में रहेगा? जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया है उसी दायरे में रहेगा। ठीक, तो इसमें यही है कि आप वर्गीकरण कर सकते हो ड्रग्स का, और किस शेड्यूल में क्या कहाँ पे सेल होगा, क्या डिस्प्ले करना है, क्या प्रिस्क्रिप्शन है, कैसे इसको स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, और इसमें फिक्स रेट करके पेंडेमिक जैसे भी महामारी चल रही है इसमें रेट को आप कम कर सकते हो। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इससे रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड UPSC में या फिर और स्टेट PCS एग्जामिनेशन ऐसे तो आएगा। तो आपको कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। लीगल मेट्रोलॉजी जो है पैकेज कम्युनिटीज़ 2011 का रूल है। इसमें देखिए सिंपल सा कंटेक्स्ट ये है कि कोविड-19 के टाइम पे कई सारे मेडिकल डिवाइसेस को जो है इंपोर्ट करना है भारत में। तो इंपोर्ट करने के लिए कई सारे जो है क्लियरेंस चाहिए होते हैं लोगों को, कई सारे जो चेंजेस करने होते हैं। तो उसमें जो है उदारीकरण किया गया, लिबरलाइजेशन कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा। और ताकि अब जो मेडिकल डिवाइसेस हैं और इनकी किल्लत भी बहुत है इस समय कोविड के टाइम पे, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये आसानी से आ सकेंगे। तो ये भी एक कदम है सरकार का, बेहतर कदम है, ताकि जो है जो ज़रूरतमंद हैं उनको सही समय पे सही पैसे पर जो है मुहैया कराया जाए मेडिकल डिवाइसेस। ठीक, तो ये चीज़ करी गई है और अगले 3 महीने तक ये चलेगा। सिंपल से इसमें यही बात कही गई है, डिक्लेरेशन इसमें कर दी गई है। कस्टम वस्टम क्लियरेंस जो है आप ले लो, उसके बाद जो भी सामान आ रहा है उसमें अपना स्टिकर लगा दो कि ये वाला जो है कोविड से निपटने के लिए और अच्छी तरीके से निपटने के लिए मेडिकल डिवाइसेस हैं और इस वाली स्कीम के अंतर्गत हैं। तो जल्दी और जल्दी हो जाएगा। इसमें कौन कौन से जो है आपके जो मेडिकल डिवाइसेस वो कौन से हैं? नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र क्या होता है? जो आपके फेफड़े होते हैं, ठीक, फेफड़े में जो पस जम जाता है उसको निकालता है और फिर उसके बाद फिर फेफड़े खुद से अपना
एयर से मतलब नेचुरल एयर से जो है फिर से ऑक्सीजन लेना चालू करता है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आप लोगों को बता ही दिया था कि ये एक डिवाइस होती है जो आपको नेचुरल एयर से जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेट करके आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन ये 90 से 95 तक होती है। इसीलिए जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो होती है, जो मेडिकल यूज़ के लिए की जाती है, वो 99% तक प्योर ऑक्सीजन होती है। तो ये ज़्यादा क्रिटिकल लोगों के लिए यूज़ की जाती है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है थोड़े से और फिर मॉडरेट लेवल के जो होते हैं उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, बाकी और भी कई सारे हैं इसमें डिवाइसेस हैं, इनकी लिस्ट एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। वैक्यूम प्रेशर और स्विंग एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन कनिस्टर और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, रीज़न यही है यहाँ पे कि मेडिकल डिवाइसेस नहीं मिल पा रही हैं, स्पीडी क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है गुड, और कोविड की वजह से तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है। लेबलिंग कर दो ताकि जो है जल्दी इसको जो है हम क्लियरेंस भी दे सकें। ठीक, लीगल मेट्रोलॉजी जो एक्ट है वो क्या है, सिंपल सा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है उपभोक्ता वाला जो हमारा डिपार्टमेंट, ये कहता है कि कोई ऐसा उपकरण है या फिर कोई ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको नापना पड़े, मापन क्या है, ठीक, और मापन जो उपकरण है ये वो सारे जो है आपके लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2019 के अंतर्गत आते हैं। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर अफेयर्स का ये है। अब देख क्या आता है ना यार, जागो ग्राहक जागो, याद है, उपभोक्ता या अफेयर से ही संबंधित तो है। तो अब जब ये गवर्नमेंट की तरफ से ये लीगल रिक्वायरमेंट कि मान लीजिए कोई चीज़ आई तो उसमें उन्होंने कहा नापो इसे ज़रा, कितनी इसमें मरकरी लेवल है, ठीक, तो ये उन्होंने यहाँ पे इसको करवा रहे हो। या फिर मरकरी नापने वाला उपकरण मंगाया तो वो क्या, उसके अंदर क्या मानक होने चाहिए, वो सारी चीज़ उन्होंने बताया। तो इससे क्या होगा कि पब्लिक में विश्वास है कि अच्छा ये गवर्नमेंट ने करके दिया है कि भैया अच्छा ठीक है, तो वो कहेंगे हाँ इसको ले लो, गवर्नमेंट ने इसको हमारी तरफ से सब कुछ चेक कर लिया है। ये वाली चीज़ में लीगल जो है मेट्रोलॉजी होती है। पब्लिक के अंदर गारंटी, मतलब सार्वजनिक गारंटी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है कि सिक्योरिटी के उसमें, सुरक्षा के उस पर, और जो कोई वेट है सही वेट है और मापन सही है, ठीक है ना। और ये रूल इसके 2011 तक आ गए थे, और इसका मेन इंटेंशन यही था कि लोग जो है इन्फॉर्म चॉइसेस कर सकें। उनको पता हो कि हाँ भैया, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हाँ यार ISI मार्क है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ने चेक वेक कर रखा है। ठीक, ये वाली चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर 4 मोर स्पाइसेस। ये हम लोगों ने पढ़ा था पीछे। अब इस देखिए, कोडेक्स कमेटी जो है स्पाइसेस और culinary हर्ब्स के लिए, ठीक, जैसे कि लौंग और ओरिगेनो, तुलसी और अदरक, अब इनके लिए मानक जो है बना दिए गए। ये अभी 20 से 29 अप्रैल तक चली थी, हम लोगों ने पीछे इसको कवर भी किया था। ठीक, इस पे फाइनलाइज ये कमेटी ने, इस समिति ने जो आपके मसाले हैं और जो आपकी culinary हर्ब्स हैं, ठीक, उनसे संबंधित ये क्वालिटी, किस क्वालिटी के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, फाइनलाइज कर दिए गए हैं 4 स्पाइसेस के लिए। कौन कौन से? लौंग, ऑर्गेनो, बैसिल यानी तुलसी और अदरक। ठीक, वर्चुअली ये हुआ था। और इसमें देखिए 18 महीने में वैसे तो होती है इसकी मीटिंग, अभी लास्ट 2019 में हुई थी त्रिवेंद्रम में। अच्छा, इसकी मीटिंग जो है वो इंडिया में ही होती है। और जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये जो है ये इस कमेटी का, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स का जो है सेक्रेटरी भी है, यानी कि सचिवालय भी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसलिए फिर से इसको एक बार रिवाइज भी हो जा रहा है। तो इन्होंने यूनिमैनिमसली, मतलब सब लोग ने मिलके एक सर्वसम्मति से डिसीजन लिया कि इन 4 को जो है आपका क्लोव, ऑर्गेनो, बासिल और जिंजर को दे दिया जाए। क्या क्या गुणवत्ता के स्टैंडर्ड उन्हें, अच्छा ये सब गुणवत्ता के स्टैंडर्ड बना दोगे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो जब ट्रेड होगा तो लोग उसी अच्छी क्वालिटी का लेंगे। ठीक, कैसे क्या मानक और सारी चीज़ें हैं वो सब इसमें होंगी कि ऐसा तो नहीं नुकसान कर रहा है कोई। ठीक, अदर 4 स्टैंडर्ड जो है सारे सारे जो है अब स्पाइस के ट्रेड में मेंबर कंट्री अपने लॉ भी इसके अनुसार कर लेंगे। अब इसमें नए वर्क आइटम्स भी जोड़ दिए गए हैं। ठीक, इस कमेटी ने कुछ नए वर्क आइटम भी जोड़ लिए गए हैं, जैसे कि छोटी इलायची और हल्दी। ठीक, इनके बारे में भी काम करेगा। ठीक, फर्स्ट ग्रुप स्टैंडर्ड भी बना दिया गया है, किसके लिए? जो सूखे जो है फल है और बेरी हैं, इन सब के लिए भी ये जो है स्पाइसेस के लिए भी कार्य करेगा। ठीक, ये कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स जो है, ये यंगेस्ट कोडेक्स कम्युनिटी हर्ब है, इंडिया जो है चेयर करता है, और स्पाइस ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका सचिवालय है। ठीक, और ये मतलब पूरी दुनिया में एक मानक बनाने में मसालों और culinary हर्ब्स से संबंधित, ताकि जो है उसका आसानी से ट्रेड हो, तो हम लोग को ये पहले से पता हो हाँ इस क्वालिटी का आने वाला है। ठीक, 2013 में फॉर्म्ड हुआ था। इंडिया जो है ने भी सपोर्ट इसको किया था, होस्ट कंट्री इंडिया है। सेक्रेटेरिएट स्पाइस बोर्ड है, कितनी बार, चौथी बार बता रहा हूँ ये इसमें। और सेशन जो है कमेटी के यहीं पे होते हैं इंडिया में। और जब से ये
चालू हुआ है कोडेक्स कमिटी। ये तब से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया पूरी दुनिया में, जो इसके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं अब लोग उसको लागू भी कर रहे हैं। ठीक है, 1963 में अपना एक कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बना 1963 में। इसका काम क्या था, ये जो है अंतर सरकारी जो है निकाय था। इसको बनाया किसने, फाओ ने, WHO ने, याद है ना, ये अभी मैंने करवाया था आप लोगों को। और इसमें जॉइंट फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम एक होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपका हेल्थ और ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर जो है उसकी हेल्थ वेल्थ अच्छी रहे, अच्छा प्रोडक्ट वो लोग खाएं, अच्छे स्पाइसेस अच्छी गुणवत्ता वाले, और फूड ट्रेड भी अच्छे चले, फेयर प्रैक्टिस से चले। ठीक है ना, कोई ऐसा तो नहीं जो है ख़राब माल जो है ज़्यादा पैसे में कोई बेच दे। ठीक, तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए मानक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने फेवरेट सेक्शन पे पहुंच गए हैं, जिसका नाम है कौन बनेगा IAS PCS। इसमें हम लोग क्वेश्चन सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते ही नहीं है, उसको जो है नॉलेज बनाते हैं, ताकि कैसे कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें एग्जाम ओवर में। यहाँ पे देखिए मैक्स 1407 से संबंधित कुछ जो है कथन दिए गए, आप लोग बताना सत्य कौन सा है। ये एक आलू की प्रजाति है जो जिसकी उपज अच्छी है और जो इसमें कीड़े वीड़े भी नहीं लगते। इंडियन साइंटिस्ट ने इसको जो है अभी खोजा है, डेवलप किया है, विकसित किया है। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट बताइए सही है कि गलत है, सही बताना है। ठीक, इट इज़ सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ये आसाम में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में ये इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। ठीक, खेती की जा सकती है इसकी। अगला जो स्टेटमेंट, नई नई वैरायटी जो है इसको किसने डेवलप किया है, कहाँ के साइंटिस्ट ने, ये मैक्स के जो साइंटिस्ट हैं अगरका इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, इनके द्वारा किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो पहला वाला, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ पोटैटो नहीं है, ये सोयाबीन के वैरायटी है। ठीक, और इसको डेवलप किया गया है कन्वेंशनल, जो पुराने तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड ओल्डेस्ट वाटर से, मतलब दुनिया का सबसे पुराना जल से संबंधित जो है सही स्टेटमेंट आपको देखने हैं। देखिए ये कहाँ मिला आपको, किड क्रीक माइन में मिला। अब जैसे क्रीक क्या होता है कि पानी के अंदर जो है थोड़ा सा ऐसे दरार टाइप की क्रीक, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा वो क्रीक है, कमेंट करिए, जिसके ऊपर जो है गुजरात के उस पे बॉर्डर पे है, जिसके ऊपर जो है बवाल चलता रहता है। तो सर, अरे नहीं बताना नहीं है, सॉरी, फिर भी हिंट मिल गई होगी आप लोगों को, बताइएगा। ठीक, और उसमें जो है, अच्छा क्रीक में जो हम लोग बॉर्डर को मतलब डिलिमिट करते हैं, बाउंड्री को, वो किस बेसिस पे होता है। अच्छा ये बता दिए अगर कोई समझ पाया है तो, नहीं तो क्वेश्चन बताइएगा तो मैं इसको जो है कमेंट करके बता दूंगा। ठीक, अगला जो डेप्थ है हमारी इसमें, ये किड क्रीक माइन में पाया गया है, और एक बहुत ही ज़्यादा जो है सलाइन है, खारा पानी है, और 10 गुना ज़्यादा जो खारा पानी है ये समुद्र के पानी से, और लवड़ीय है, मतलब कि सॉल्टियर है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वाटर फाउंड हुआ है कनाडा के शेड लाइट्स में ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ये मतलब जो कनाडा में जो ये पाया गया है वर्ल्ड ओल्डेस्ट ये जीवन कैसे शुरू हुआ इस पर भी लाइट डालता है, प्रकाश डालता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। 2019 में ये जो थी शेरवुड लॉलर बारबरा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की, ये इनको प्राइज़ भी मिला है, टॉप साइंस प्राइज़ ऑफ किससे, जेरार्ड हर्जबर्ग से, कनाडा गोल्ड मेडल। इन्होंने मतलब ये डिस्कवर किया है वर्ल्ड ओल्डेस्ट वाटर को। ठीक, समझ में आ गया। तो इसमें सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही थे। और इसी के साथ में हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़ डालिए, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कल आप लोगों ने, कई लोग अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, सारे आंसर्स को कमेंट करने की कोशिश किया करिए, काफ़ी अच्छा है। कई लोग हैं जैसे कि एक नर्डी स्पैरो है, और भी आयुषी त्रिवेदी जी हैं, ये लोग के जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, जिनके नहीं भी ले पा रहा हूँ। कल से मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे आखिरी में जो है जो सबसे अच्छे आंसर्स देंगे उनका जो है यहाँ पे पिक्चर वो कमेंट का लगा दूंगा, ताकि जो है उनका उनके लिए एक शाउट आउट हो जाएगा कि लोग अच्छा कर रहे हैं, ताकि आगे से और लोग भी अच्छे से अच्छे आंसर देने की कोशिश करें। तो इसी साथ में यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को UPSC और EPFO का कंप्लीट पेड ग्रुप यानी वन स्टॉप डेस्टिनेशन या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप ज्वाइन करना, तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए कल आप लोग से फिर मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।